द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर जर्मनी के हमले के ठीक एक साल बाद यानी 1942 में रेड आर्मी का एक सिपाही वासिली जैतसेव ट्रेन से स्टेलिनग्राद की ओर जा रहा था। सफर के दौरान उसके दिमाग में बचपन की यादें तैर रही थीं, जब उसके दादाजी ने शिकार के दौरान उसे राइफल चलाना सिखाया था। उस ट्रेन में उसके जैसे सैकड़ों सैनिकों के अलावा कई आम नागरिक भी सवार थे। उन्हीं के बीच तानिया चेरनोवा नाम की एक युवती भी थी, जिस पर वासिली की नजर तो पड़ी, लेकिन उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। रास्ते के बीच में ही सभी नागरिकों को उतार दिया गया, जबकि सैनिकों को सीधे स्टेलिनग्राद के भीषण युद्ध के मैदान में झोंक दिया गया। मोर्चे तक पहुंचने के लिए उन्हें एक नाव पर सवार होना था और दुश्मनों ने इसी बात का फायदा उठाया। सोवियत सैनिकों को देखते ही जर्मन सेना ने उन पर बम बरसाने और अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। कई सिपाही देखते ही देखते ढेर हो गए। इस खौफनाक मंजर को देखकर जो सैनिक जान बचाने के लिए पानी में कूदे, उन्हें मैदान छोड़कर भागने के जुर्म में उनके ही आला अफसरों ने गोलियों से भून दिया। जैसे तैसे जब वे किनारे पर पहुंचे तो वहां हर दो सैनिकों में से सिर्फ एक को ही राइफल दी जा रही थी, जबकि दूसरे को सिर्फ गोलियां थमाई जा रही थीं। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे हथियारबंद सैनिक के पीछे पीछे चलें। इसके तुरंत बाद पूरी टुकड़ी को एक ऐसे आत्मघाती हमले के लिए आगे धकेल दिया गया, जिसे जर्मन सेना ने बेहद आसानी से नेस्तनाबूद कर दिया। वासिली, जिसे सिर्फ गोलियां मिली थीं, जमीन से सटकर लेटा रहा और मरने का नाटक करके किसी तरह इस कत्लेआम से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इस दौरान भी जो सोवियत सैनिक पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पीठ दिखाकर भागने वाला गद्दार और कायर मानकर उनकी अपनी ही सेना ने मार गिराया। कुछ ही देर में पूरा इलाका लाशों के ढेर में तब्दील हो गया और दूर दूर तक कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां से एक कार गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन एक टैंक का गोला सीधे उस पर आ गिरता है, जिससे वह पलट जाती है। उस गाड़ी में से कमिसार दानिलोव, एक राजनैतिक अधिकारी, बाहर निकलता है और जान बचाने के लिए भागकर पास के एक सूखे फव्वारे में लाशों के बीच छिप जाता है। कुछ ही देर में वहां से जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी गुजरती है, जो यह पक्का करने के लिए कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। लाशों पर दोबारा गोलियां बरसाई जाती है। इस खौफनाक वक्त में भी दानिलोव चमत्कारिक रूप से बच जाता है। जर्मनों के जाते ही दानिलोव पास पड़ी एक लाश से राइफल उठाता है और सामने की इमारत में दिख रहे कुछ दुश्मन सैनिकों पर निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक खाली होती है। उसी पल दानिलोव को एहसास होता है कि उस फव्वारे में वह अकेला जिंदा इंसान नहीं है। वासिली भी वहीं दुबक कर बैठा हुआ था। वासिली उससे राइफल मांगता है ताकि किनारे पर मिली अपनी गोलियों को उसमें लोड कर सके। वासिली उसे सलाह देता है कि उन्हें गोली चलाने के लिए किसी बड़े धमाके की आवाज का इंतजार करना चाहिए, ताकि दुश्मन को उनकी लोकेशन का पता न चले। चूंकि दानिलोव एक राजनीतिक अफसर था और उसे हथियारों का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वह राइफल वासिली को ही थमा देता है। तभी वहां जर्मन सैनिकों से भरी एक और गाड़ी आकर रुकती है। वासिली फव्वारे की दीवार के एक छेद के पीछे पोजीशन लेता है और जैसे ही एक जोरदार धमाका होता है, वह उसकी आड़ में एक एक करके सभी जर्मन सैनिकों के सिर पर अचूक निशाना लगाता है। वह इतनी फुर्ती और सटीकता से गोलियां चलाता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ घंटों बाद जब सोवियत सेना उन्हें वहां से सुरक्षित बचाकर अपने हेडक्वार्टर ले आती है, तो दानिलोव वासिली के इस हैरत अंगेज भरे कारनामे को अखबारों और पैम्फलेट्स पर छपवाकर हर तरफ बंटवा देता है। कई दिनों के बाद स्टेलिनग्राद की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और उसकी कमान संभालने के लिए चेयरमैन निकिता ख्रुश्चेव खुद वहां पहुंचते हैं। चूंकि स्टेलिनग्राद सीधे तौर पर शासक स्टालिन की ताकत और साख का प्रतीक था, इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस शहर को दुश्मनों के हाथ में नहीं जाने दे सकते थे। मोर्चे पर लगातार मिल रही हार की खबरों से तिलमिलाए ख्रुश्चेव ने अपने मातहत अधिकारियों से सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए नए विचारों की मांग की, लेकिन ज्यादातर अफसरों ने वही पुरानी और नाकाम रणनीतियां दोहरा दी जो वे सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। तभी दानिलोव ने सबके सामने एक बिल्कुल अलग और अनोखा सुझाव रखा। उसका मानना था कि सैनिकों को सजा का खौफ दिखाने के बजाय उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगानी होगी। उन्हें एक ऐसा नायक खड़ा करना चाहिए जो लोगों को प्रेरित कर सके, ताकि वे खुद आगे बढ़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएं। दानिलोव के पास इस काम के लिए सबसे सटीक चेहरा मौजूद था। ख्रुश्चेव को दानिलोव की यह योजना बेहद पसंद आई और उन्होंने इसे तुरंत मंजूरी देते हुए दानिलोव को सीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। इसके बाद वासिली का चेहरा हर अखबार की मुख्य पहचान बन गया और उसे पूरी सेना के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाने लगा। वासिली को भी तरक्की देकर स्नाइपर की टुकड़ी में शामिल कर लिया गया। देखते ही देखते वासिली रूसी सेना का सबसे बड़ा चेहरा, एक राष्ट्रीय नायक और देश के प्रचार प्रसार का प्रतीक बन गया। उसके जामबाजी के कारनामे सेना के अखबार के हर अंक में छपने लगे और उसकी तस्वीरों वाले पर्चे देश की हर दीवार पर नजर आने लगे। एक दिन अपने ही एक मिशन के दौरान वासिली और उसकी टीम की मुलाकात साशा फिलिप्पो नाम के एक छोटे लड़के से हुई, जो वासिली का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह वासिली को आदर के साथ अपने घर ले गया, जहां उसकी माँ मिसेस फिलिप्पो ने देश के लिए किए गए वासिली के उपकारों के बदले सम्मान के तौर पर उसके लिए रात का खाना तैयार किया। वहां पहुंचने के
कुछ ही देर बाद दानिलोव भी आ गया, जिसके पास देश के कोने कोने से वासिली के प्रशंसकों द्वारा भेजे गए ढेरों खत थे। जनता में उम्मीद और सेना के प्रचार की इस मुहिम को जारी रखने के लिए दानिलोव ने वासिली से उन सभी चिट्ठियों का जवाब लिखवाना शुरू कर दिया। दरअसल दानिलोव खुद वासिली को बोलकर लिखवा रहा था, क्योंकि वासिली की लिखाई और शब्दों के स्पेलिंग थोड़े कमजोर थे और दानिलोव उसमें उसकी मदद कर रहा था। अभी वे काम शुरू ही कर रहे थे कि वहाँ एक और शख्स की एंट्री हुई। ये तानिया थी, वही ट्रेन वाली लड़की। वह साशा को अपने भाई की तरह मानती थी और स्थानीय नागरिक सेना में एक सिपाही के तौर पर शामिल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के कारण वह जर्मन भाषा बोलने और समझने में पूरी तरह माहिर थी। दानिलोव उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि सेना को ऐसे सिपाहियों की सख्त जरूरत थी जो दुश्मनों की भाषा समझ सकें। लेकिन तानिया दफ्तर के काम के बजाय मोर्चे पर रहकर लड़ना चाहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि स्थानीय सेना में पहले से ही जवानों की भारी कमी थी। हालांकि जब दानिलोव ने उसे समझाया कि जर्मन खुफिया संदेशों को डिकोड करके वह देश की कितनी बड़ी मदद कर सकती है और इसके बदले में वह जर्मन जानने वाले हर एक व्यक्ति के एवज में मिलिशिया को 1 दर्जन लड़ा के देगा, तो तानिया उसकी बात मान गई। दूसरी तरफ जर्मन सेना वासिली और उसके स्नाइपर्स की टुकड़ी के हमलों से बुरी तरह कराह रही थी। वासिली के खौफ को खत्म करने के लिए जर्मनों ने अपने सबसे बेहतरीन और नामी निशानेबाज मेजर इरविन कोनिक को मोर्चे पर बुला लिया, जो जोसेन में जर्मन सेना के स्नाइपर स्कूल के हेड थे। उन्हें हर हाल में वासिली का खात्मा करने का जिम्मा सौंपा गया था। कोनिक ने वासिली के पीछे भागने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिससे वासिली खुद उनके जाल में खींचा चला आए। कुछ घंटों बाद डिपार्टमेंट स्टोर वाले इलाके में कुछ हलचल होने के कारण वासिली के साथियों ने उसे नींद से जगाया। वासिली ने सामने की खिड़की पर दिख रही एक परछाई पर निशाना साधा, जिससे वहां रखा एक हेलमेट नीचे गिर गया। यह देखकर वासिली को लगा कि उसने अपने शिकार को ढेर कर दिया है और वह सच का पता लगाने के लिए अपनी साथी लुडमिला को साथ लेकर उस लाश को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, पीछे छूटे उनके तीसरे साथी को किसी ने गोली मार दी। वासिली और लुडमिला रेंगते हुए उस डिपार्टमेंटल स्टोर के भीतर दाखिल हुए और बेहद सतर्कता से उस खिड़की तक पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। जिसे वे स्नाइपर समझ रहे थे, वह दरअसल एक पुतला था, जिसे इस तरह रखा गया था ताकि वह कोई निशानेबाज लगे। ये साफ तौर पर एक जाल था। तभी वासिली को जमीन पर सिगरेट का एक टुकड़ा मिला, जिसे देखकर वह समझ गया कि उनका दुश्मन अभी भी यहीं आसपास मौजूद है और उन पर नजर रखे हुए हैं। वासिली का मानना था कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बाहर निकलने का कोई पुख्ता रास्ता सोचने तक यहीं छिपे रहना चाहिए। लेकिन तभी आसमान में लड़ाकू विमान मंडराने लगे और बमबारी शुरू हो गई, जिससे लुडमिला घबरा गई और बाहर की तरफ भागी। कोनिक को इसी मौके की तलाश थी। उसने पलक झपकते ही लुडमिला को अपनी गोली का शिकार बना लिया। इससे पहले कि कोनिक वासिली पर निशाना साध पाता, वह वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। कोनिक अपने ठिकाने पर वापस लौट आया, जहां साशा फिलिप्पो उसके जूते साफ कर रहा था। साशा वहां एक आम और मासूम बच्चे होने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वह कोनिक का भरोसा जीतने के लिए उसे वासिली से जुड़ी कुछ ऊपरी जानकारियां दे रहा था, ताकि बदले में उसे खाना मिल सके और वह कोनिक के ठिकाने की असल खबर वासिली तक पहुंचा सके। जब रेड सेना को यह पता चला कि जर्मनों ने वासिली के पीछे कोनिक को लगाया है, तो उन्होंने कोनिक के ही एक पुराने छात्र कोलिकोव को मोर्चे पर बुलाया। कोलिकोव का काम वासिली को यह सिखाना था कि कोनिक किस तरह सोचता है और उसकी इस रणनीति का इस्तेमाल करके उसे कैसे मारा जा सकता है। हालांकि दोबारा मैदान में उतरने से पहले वासिली को अपने सम्मान में रखी गई एक खास पार्टी में शामिल होना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने तानिया से मुलाकात की, लेकिन तभी ख्रुश्चेव उसे खींचकर पत्रकारों के बीच ले गए। वहां वासिली को सवालों के जवाब देने पड़े, तस्वीरें खिंचवानी पड़ी और स्टालिन की एक बहुत बड़ी पेंटिंग को देखना पड़ा, जिसके बारे में ख्रुश्चेव का कहना था कि स्टालिन हमेशा अपने देश और उसकी सेना पर नजर रखते हैं। उस विशाल पेंटिंग को देखकर वासिली एक बार फिर अपने बचपन के उन दिनों की यादों में खो गया, जब उसके दादाजी ने उसे बंदूक चलाना सिखाया था। असल में वह अपना पहला निशाना चूक गया था, जिसके कारण एक भेड़िए ने उनके घोड़े पर हमला कर दिया और उसे मार डाला था। कुछ दिनों बाद वासिली, कोलिकोव और स्नाइपर टीम का एक अन्य सदस्य वोलोडिया एक सुनसान और खंडहर बन चुकी इमारत में दाखिल हुए, जहां उन्हें कोनिक के छिपे होने की खबर मिली थी। वे बेहद सावधानी और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक लाश मिली, जो बिल्कुल किसी स्नाइपर की पोजीशन में बैठी थी। यह नजारा पिछले जाल जैसा ही था, जिसका सीधा मतलब था कि वे बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एक खुले मैदान को पार करते हुए और किस्मत के सहारे दुश्मन की गोलियों से बचते हुए वे आगे बढ़े और शाम ढलने से पहले उन्होंने वहां काम कर रहे 2 जर्मन मैकेनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद वोलोडिया दूसरे कमरे में गर्म हो रहे सूप को लेने के लिए अपने साथियों से थोड़ी दूर गया, लेकिन रास्ते में ही दुश्मनों ने उसे बंधक बना लिया। कोनिक और उसकी टीम ने उससे वासिली के ठिकाने का पता उगलवाने के लिए काफी दबाव बनाया, लेकिन जब वोलोडिया ने अपना मुंह नहीं खोला तो उन्होंने उसे अपने जर्मन सैनिकों के कपड़े पहना दिए और बाहर भेज दिया, ताकि वह कोई मैकेनिक लगे। अंधेरे और दूरी की वजह से सच जाने बिना कोलिकोव ने तुरंत उस पर गोली चला दी
और उसे मार गिराया। इसके बाद कोलिकोव ने जानबूझकर खिड़की पर एक हेलमेट दिखाया ताकि दुश्मन उस पर गोली चलाए और उनकी सही पोजीशन का पता चल सके। लेकिन कोनिग इस पुरानी चाल में नहीं फंसा। जब वासिली और कोलिकोव को लगा कि उनकी चाल नाकाम हो गई है तो उन्होंने अपनी जगह बदलने का फैसला किया। जैसे ही वे फर्श के एक खुले हिस्से को पार करने के लिए कूदे, घात लगाकर बैठे कोनिग ने इसी मौके का फायदा उठाया और हवा में ही कोलिकोव को अपनी गोली का शिकार बना लिया, जबकि वासिली किसी तरह सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहा। वासिली और कोनिग के बीच की यह चूहे बिल्ली की लड़ाई बहुत लंबी खिंचती जा रही थी, जिससे परेशान और उतावले हो रहे क्रुश्चेव ने अब दानिलोव पर दबाव बनाना और उसे फटकारना शुरू कर दिया था। क्रुश्चेव से मुलाकात के बाद दानिलोव तानिया के लिए एक तोहफा लेकर उससे मिलने पहुंचा ताकि उसके करीब आ सके, लेकिन तानिया ने मोर्चे पर अपनी ड्यूटी बदलने की मांग करके उसे चौंका दिया। कुछ घंटों बाद वासिली बेहद निराश और थके हुए कदमों से हेडक्वार्टर लौटा। उसका हौसला डगमगा चुका था। उसने आज तक कोनिग जैसी अचूक निशानेबाजी कभी नहीं देखी थी। उसे लगने लगा था कि जर्मन मेजर उससे कहीं ज्यादा माहिर है और वह उसे कभी नहीं हरा पाएगा। दानिलोव ने उसकी हिम्मत बंधाते हुए वादा किया कि उन्हें जल्द ही दुश्मनों की नई खुफिया जानकारी मिलने वाली है, जिससे अगली बार वासिली उसे 2 कदम आगे रहेगा। इसके बदले में उसने वासिली से एक मदद मांगी। वह चाहता था कि वासिली तानिया से बात करे और उसे अपना ट्रांसफर रोकने के लिए मनाए। जब वासिली ने तानिया को समझाने की कोशिश की तो तानिया के दर्द का बांध टूट गया। उसने बताया कि आज सुबह ही उसे खबर मिली है कि जर्मन सेना ने जिन बंधकों को मौत के घाट उतारा है उनमें उसके माता पिता भी शामिल थे। अब वह दफ्तर में बैठकर डिकोडिंग करने के बजाय सीधे मोर्चे पर जाकर दुश्मनों से बदला लेना चाहती थी। उसके भीतर सुलग रही बदले की आग को समझते हुए वासिली ने उसे रोकने के बजाय कोलिकोव की राइफल उसके हवाले कर दी। तभी छोटे साशा ने उन दोनों तरफ के मोहरों को एक ही ठिकाने की खबर दी। इस अधूरी जानकारी के चलते कोनिग और वासिली दोनों एक ही सुनसान इमारत की तरफ बढ़ गए, यह सोचकर कि वे सामने वाले को चौंका देंगे। कोनिग ने एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घात लगा ली, जबकि वासिली और उसकी स्नाइपर साथी नीचे बिछी पाइपों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन रेंगते वक्त पाइपों में हुई हल्की सी थरथराहट ने कोनिग को उनकी मौजूदगी का संकेत दे दिया। जैसे ही उन दोनों ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, कोनिग ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस हमले में वासिली की साथी बुरी तरह घायल हो गई और खुद वासिली के हाथ से छूटकर उसकी राइफल दूर जा गिरी। वासिली ने अपनी जख्मी साथी को तुरंत वापस हेडक्वार्टर लौट जाने को कहा, क्योंकि उस हालत में वह कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह लड़की वापस रेंगती हुई पाइप के रास्ते से निकली, वासिली ने अपनी दूर गिरी राइफल को वापस पाने की तरकीब लगाई। उसने एक चाकू में रस्सी बांधी और उसे राइफल की तरफ फेंका ताकि उसे अपनी ओर खींच सके। कई कोशिशों के बाद जब उसका निशाना सही लगा और वह बंदूक को खींचने ही वाला था, तभी कोनिग ने एक बेहद सटीक शॉट मारकर उस रस्सी को बीच से ही काट दिया। तभी अचानक कुछ जर्मन लड़ाकू विमान वहां से गुजरे और उन्होंने आसपास बम गिराने शुरू कर दिए। धमाकों की गूंज से इमारत की कांच की छत चकनाचूर हो गई और उसके कुछ बड़े टुकड़े ठीक वासिली के सामने आ गिरे। इन टुकड़ों से टकराकर रोशनी इस तरह घूमी कि कोनिग को कांच के जरिए वासिली का चेहरा साफ साफ दिखाई दे गया। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में दानिलोव अभी भी तानिया को समझाने में लगा था कि मोर्चे पर बंदूक उठाने के बजाय उसकी दिमागी काबिलियत देश के ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन उनकी यह बहस तभी अधूरी रह गई जब वासिली की घायल साथी किसी तरह रेंगते हुए वापस पहुंची और उसने तहखाने का पूरा हाल बयां किया। यह सुनते ही तानिया बिना एक पल गंवाए वासिली की मदद के लिए उसी पाइप वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वासिली ने उसे आते देखा, उसने उसे वहीं रुकने को कहा और अपनी एक नई तरकीब समझाई। जिस तरह कोनिग कांच के टुकड़ों की मदद से वासिली पर नजर रख रहा था, ठीक उसी तरह वासिली ने भी अपने पास गिरे कांच के एक टुकड़े को इस्तेमाल करके कोनिग के सटीक ठिकाने का पता लगा लिया था। उसने तानिया से कहा कि वह सामने पड़े कांच के एक टुकड़े को उठाए और उसे इस तरह घुमाए कि सूरज की रोशनी का सीधा रिफ्लेक्शन कोनिग की आंखों पर पड़े। तानिया ने ऐसा ही किया, जिससे रोशनी सीधे कोनिग की आंखों में चुभी और वह कुछ पलों के लिए अंधा हो गया। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर वासिली ने फुर्ती से अपनी राइफल वापस खींची और कोनिग पर निशाना साध दिया। गोली कोनिग के सिर पर तो नहीं लगी, लेकिन उसने उसके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस जानलेवा जाल से बचकर जब वासिली और तानिया सुरक्षित हेडक्वार्टर लौटे तो उन्होंने बाकी सैनिकों के साथ अपनी इस नई जिंदगी का जश्न मनाया। इसके बाद रात के सन्नाटे में उन्होंने उसी सामूहिक बेडरूम के बीचों बीच कंबल की आड़ में एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। अगली सुबह वासिली ने दानिलोव के पास जाकर उससे साफ शब्दों में कहा कि वह अब उसके बारे में अखबारों में लिखना बंद कर दे। उसने कहा कि वह इस महानायक के तमगे का बोझ अब अपने कंधों पर और नहीं ढो सकता और वह सिर्फ एक आम सिपाही की तरह देश के लिए लड़ना चाहता है। दानिलोव ने वासिली की इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वासिली के मन में ग्लानि पैदा करने और उसे अपनी बात मनवाने के लिए दानिलोव छोटे साशा को उसके सामने ले आया। साशा बड़े गर्व से वासिली को बताने लगा कि वह किस तरह कोनिग के ठिकाने की खुफिया जानकारी निकाल कर लाया है। उस मासूम बच्चे की आंखों में अपने लिए इतना भरोसा और उम्मीद देखकर वासिली
वासिली चाहकर भी मना नहीं कर सका। वह साशा की बताई उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया जहां कोनिग उसका इंतजार कर रहा था। वह पूरा मैदान लाशों से पटा पड़ा था, इसलिए वासिली उन्हीं के बीच छिप गया और कोनिग के सामने आने का इंतजार करने लगा। लेकिन वहां एक बड़ी गड़बड़ हो गई। लगातार घात लगाकर बैठे रहने की थकान के कारण वासिली की आंख लग गई और वह वहीं सो गया। जब कोनिग ने आखिरकार अपने ठिकाने से वासिली को देखा तो वह उस पर गोली दागने ही वाला था कि तभी उन दोनों के बीच लाशों को लूटने वाला एक सोवियत सिपाही आ गया। उस लुटेरे ने वासिली को मरा हुआ समझा और उसका शरीर हिलाकर बड़ी आसानी से उसका सारा सामान और पहचान पत्र चुरा लिया। जल्द ही जर्मन सेना ने उस लुटेरे सिपाही को दबोच लिया। जब उनके हाथ वासिली का पहचान पत्र लगा तो जर्मन अफसरों को यकीन हो गया कि वासिली मारा जा चुका है। कोनिग इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आला अफसरों ने उसे मोर्चे से हटा दिया। वासिली के जिंदा होने के शक के चलते कोनिग ने हार मानकर घर लौटने से इनकार कर दिया। वह एक बार फिर साशा से मिला और खेल को भांपते हुए उसने जानबूझकर बच्चे को अपने अगले ठिकाने की गलत जानकारी दे दी। दूसरी तरफ रूसी हेडक्वार्टर में जब ख्रुश्चेव को पता चला कि जर्मन सेना वासिली की मौत की खबरें फैला रही है तो वे दानिलोव पर बुरी तरह भड़क उठे। दानिलोव को इस खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन ख्रुश्चेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सच क्या है। उन्होंने दानिलोव को सख्त लहजे में आदेश दिया कि वह अपने लेखन का जादू चलाए और हर हाल में जनता को यह यकीन दिलाए कि उनका हीरो सलामत है और सब कुछ ठीक है। इसके बाद दानिलोव ने तानिया से अपने घर चलने के सिलसिले में बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी लाउडस्पीकरों पर वासिली की मौत का ऐलान होने लगा और उनकी बातचीत वहीं अधूरी रह गई। दानिलोव भारी मन से वासिली की शहादत और उसकी बहादुरी का आखिरी लेख लिखने की तैयारी करने लगा, पर तभी खुद वासिली जिंदा सलामत वहां वापस लौट आया। उसने बताया कि कैसे नींद आ जाने की वजह से उसका निशाना चूक गया था और अपनी जान लेने पर तुले एक शख्स से बचने के लिए उसे इतनी देर छिपकर रहना पड़ा। वासिली की हालत देखकर दानिलोव आखिरकार उसका ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया। तभी वासिली ने तानिया के बारे में पूछा तो छोटे साशा ने बताया कि उसे पूरा यकीन था कि वासिली जिंदा है और यही बात उसने तानिया को भी बता दी थी। इसलिए तानिया बदला लेने के लिए कोनिग को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गई है। ये सुनते ही दानिलोव और वासिली उसे बचाने के लिए तुरंत स्टेशन की तरफ भागे। जब वे वहां पहुंचे और तानिया को सुरक्षित पाया तो वासिली और तानिया ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह नजारा देखकर दानिलोव के भीतर जलन की आग भड़क उठी। गुस्से और ईर्ष्या में चूर होकर जब वह हेडक्वार्टर लौटा तो उसने वासिली की बहादुरी की रिपोर्ट लिखने के बजाय पूरी दुनिया के सामने उसे एक गद्दार घोषित कर दिया। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोनिग ने उन सभी को स्टेशन पर देख लिया था। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि साशा ही उसके ठिकाने की खबरें लीक कर रहा था। गुस्से में उसने उस मासूम बच्चे को पकड़ लिया और वासिली को जाल में फंसाने के लिए साशा को एक खंभे से लटका दिया। जब साशा की लाश पर नजर पड़ी तो तानिया भावुक होकर कोनिग की तरफ भागने ही वाली थी, लेकिन वासिली ने उसे सही वक्त पर रोक लिया। उसने तानिया को समझाया कि दुश्मन यही चाहता है कि हम गुस्से में कोई गलती कर बैठें। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। तय हुआ कि वासिली अकेले कोनिग का सामना करने जाएगा, जबकि तानिया दानिलोव के पास मदद के लिए पहुंचेगी। तानिया की बात मानकर दानिलोव उसके साथ साशा की मां मिसेस फिलिप्पोव से मिलने गया ताकि अपने विशेष सरकारी पास का इस्तेमाल करके उन्हें सुरक्षित देश से बाहर भेजा जा सके। मिसेस फिलिप्पोव अपने बेटे साशा के बिना शहर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें और ज्यादा दुखी न करने के लिए दानिलोव और तानिया ने उनसे साशा की मौत का सच छुपाया और झूठ बोल दिया कि वह जान बचाने के लिए जर्मन सेना में शामिल हो गया है। मिसेस फिलिप्पोव ने साशा को इसके लिए दोष नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर ऐसा करने से उनका बेटा सुरक्षित रहता है तो यही सही। के बाद वह उनके साथ जाने के लिए राजी हो गईं। लेकिन जब वे नाव की तरफ बढ़ रहे थे तभी उनके पास एक भीषण बम धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर तानिया बुरी तरह घायल हो गई। दानिलोव को लगा कि तानिया मर चुकी है, इसलिए वह निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन मिसेस फिलिप्पोव ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने दानिलोव वाले विशेष पास को डॉक्टर को दिखाया और तानिया को अपनी बेटी बताकर किसी तरह उसे भी अपने साथ नाव पर ले जाने के लिए मना लिया। दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में वासिली और कोनिग अपने अपने ठिकानों पर घात लगाए बैठे थे। दोनों में से किसी को भी सामने वाले की सही पोजीशन का अंदाजा नहीं था। तभी अचानक दानिलोव रेंगते हुए वासिली के पास आ पहुंचा। तानिया को मृत समझकर वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है और इंसानियत बचाने लायक नहीं रही। वासिली के खिलाफ फैलाए गए अपने झूठ का पछतावा करने और उसका कर्ज उतारने के लिए दानिलोव ने एक आत्मघाती कदम उठाया। वह जानबूझकर अपने ठिकाने से बाहर निकल आया ताकि कोनिग उस पर गोली चलाए और उसकी सही पोजीशन का पता चल सके। वासिली ने जल्दबाजी नहीं की और अपनी पोजीशन नहीं बदली। दानिलोव को गिरता देख कोनिग को लगा कि उसने खुद वासिली का शिकार कर लिया है, इसलिए वह लाश को करीब से देखने के लिए अपने सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकल आया। वासिली इसी मौके की ताक में था। उसने बीच रास्ते में ही कोनिग को घेर लिया। जैसे ही वासिली ने अपनी राइफल का निशाना सीधे कोनिग पर साधा, जर्मन मेजर समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने आदर के साथ अपना हैट उतारा और अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। वासिली ने बिना पलक झपकाए गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। कोनिग को मारने के बाद वासिली ने उसकी कीमती राइफल उठाई और उसे दानिलोव के शव के पास ही छोड़कर आगे बढ़ गया। इस
घटना के 2 महीने बाद जब जर्मन सेना पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुकी थी, वासिली को तानिया की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि वह जिंदा है और एक फील्ड हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही युद्ध थमा और शहर के हालात सफर करने लायक हुए, वासिली तुरंत उस पते पर पहुंच गया। इतने लंबे और खौफनाक संघर्ष के बाद दोनों प्रेमी एक बार फिर खुशी खुशी एक दूसरे से मिल गए। तो दोस्तों, यह थी स्टालिनग्राद के तबाही भरे मैदान से निकली वासिली जैतसेव की वह ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों और सही रणनीति से जीते जाते हैं। जहां एक तरफ नफरत और बारूद की गूंज थी, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद और सच्चे प्यार की जीत हुई। आपको वासिली और कोनिक के बीच की यह चूहे बिल्ली की जंग कैसी लगी और क्या दानिलोव का आखिरी फैसला सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।